टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द डिसोल्यूशन रेट। कौन सी टॉपिक है? फैक्टर अफेक्टिंग, सॉरी लिखे नहीं है लेकिन ये हमारा कौन सा है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस। कौन सी टॉपिक है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा में हमारी मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स वाला सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से हमने डिसोल्यूशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे थे अगले वाले वीडियो में। तो मेरा नेक्स्ट वाले वीडियो में डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होते हैं उसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, जो कि मेरा आर्या फार्मेसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से चैनल को ज्वाइन करके पढ़ सकती हैं, नहीं तो हमारा एक वीडियो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप वहां से भी सर्च करके पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द डिसोल्यूशन रेट, मतलब कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर होता है जो डिसोल्यूशन रेट को कंट्रोल करने का या फिर उसको अफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर है? सरफेस एरिया। कौन सा फैक्टर है? सरफेस एरिया, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, और तीसरा क्या है? थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर्स। ठीक है, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, बाकी जो बचा है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ छोटा सा वीडियो, छोटा 5-5 6-6 मिनट का ऐसा ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सरफेस एरिया। देखिए डिसोल्यूशन क्या होता है। पहली बात तो डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन किसी भी दवा का या फिर किसी ड्रग का, किसी भी कंपाउंड का उसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? डिसोल्यूशन कहलाती है। जैसे आपने एक टैबलेट लिया, एक टैबलेट को एक गिलास पानी में डाल दिया, ये क्या है? ये इतना पानी है, आपने इसी पानी में क्या किया? टैबलेट को डाल दिया। जब ये टैबलेट इस पानी में जाएगा तो ये इसमें क्या होगा? डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन रेट कहते हैं या फिर डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। अब ये टैबलेट का डिसॉल्व होना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस डिसोल्यूशन प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं। जैसे सरफेस एरिया, जैसे कौन सा है? हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या करता है? सरफेस एरिया जो एक टैबलेट का, एक कैप्सूल का जो ओरल टैबलेट, ओरल कैप्सूल रहते हैं, उसका सरफेस एरिया भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिसोल्यूशन पर। क्या बोल रहा है? मतलब कि जिस कंपोनेंट्स का सरफेस एरिया बहुत ही स्मॉलेस्ट होगा, अगर कोई भी टैबलेट है उसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है, लेकिन उस कंपोनेंट का सरफेस एरिया जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें प्रेजेंस वो छोटा छोटा है, तो ये हमारा बहुत जल्दी डिसॉल्व होगा, इसको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। जैसे हमने टाटा नमक का एग्जांपल दिया था, और जो एक देसी नमक आता था जो इतने बड़े बड़े आते थे, वो वाला नमक ले लीजिएगा, तो दोनों कंपेयर करेंगे तो टाटा नमक पहले घुलेगा और वो वाला नंबर बाद में घुलेगा, वो वाला जो नमक होगा वो बाद में घुलेगा। इतने साइज का होता है। रीजन क्या होता है? रीजन इसका सरफेस एरिया छोटा होता है और इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, इसलिए जो छोटे स्मॉलर पार्टिकल साइज होते हैं उसका सरफेस एरिया लार्ज होने के कारण वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है। बात समझ में आई? तो स्मॉलर पार्टिकल साइज, अगर किसी कंपोनेंट्स का पार्टिकल साइज स्मॉलर है और उसका सरफेस एरिया लार्ज है, तो वो बहुत ही जल्दी क्या करेगा? फास्टर डिसॉल्व हो जाएगा। क्या करेगा? फास्टर डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे पाउडर और टैबलेट में कंपेयर कर लीजिए, एक टैबलेट को डालिए और वहीं पे पाउडर ले लीजिए, देखेंगे टैबलेट घुलने में टाइम लगेगा, लेकिन जो पाउडर होता है वो बहुत ही जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया होता है डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिसोल्यूशन रेट को। अगर लार्ज सरफेस एरिया है तो बहुत जल्दी डिसॉल्व होगा, अगर स्मॉल पार्टिकल साइज है तो वो बहुत ही जल्दी डिसॉल्व होगा। अगर पार्टिकल साइज बड़ा हुआ या फिर सरफेस एरिया एक दवा का, एक कंपोनेंट्स का छोटा हुआ, तो वहां पे डिसोल्यूशन रेट तुरंत अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में? दूसरा कौन सा है? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। जैसे आप एक गर्म पानी ले लीजिए, एक ठंडा पानी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक गर्म पानी, एक ठंडा पानी, या फिर एक गर्म पानी में आप चीनी को डालिए और ठंडे पानी में आप चीनी को डालिए। देखेंगे कि जिसका टेम्परेचर, जो पानी गर्म है वहां पे चीनी बहुत जल्दी डिसॉल्व होती है, और जो पानी ठंडा है वहां पे चीनी डिसॉल्व होने में थोड़ा सा लेट होती है। क्यों? रीजन क्या है कि उसका टेम्परेचर, जो गर्म
पानी है उसका टेम्परेचर हाई है। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर ये हाई टेम्परेचर पर है, उसका टेम्परेचर हाई है तो फास्टर डिजॉल्व होता है, अगर कम है तो लो डिजॉल्व होता है। और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट क्या होता है, देखिए एक तो आपका होता है सोल्यूट क्या होता है जो डिजॉल्व करता है, एक आपका होता है सॉल्वेंट जिसमें आपके सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं, जैसे चीनी हो गया और आपका क्या हो गया, पानी हो गया। तो चीनी क्या है, चीनी डिजॉल्व होने वाले कंपोनेंट्स है, ये चीनी किसमें डिजॉल्व होंगे, पानी में। तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है। बात समझ में आई। जब चीनी डिजॉल्व होती है सॉल्वेंट में, मतलब जब हमारे कंपोनेंट्स जिस चीज में डिजॉल्व होते हैं, मतलब ऐसा कंपोनेंट और वो जिस चीज में डिजॉल्व होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी मतलब मोटा, अगर सॉल्वेंट हमारा मोटा रहेगा तो वहां पे डिजोल्यूशन कम होगा। जैसे गोंद में अगर आप चीनी को डिजॉल्व करेंगे तो वो नहीं होगा, जो एक आता है ना फेविक्विक या फिर गोंद, उसमें डिजॉल्व करेंगे तो वहां पे डिजोल्यूशन कम होगा। लेकिन उसी चीनी को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो जल्दी, क्यों, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी लो होती है और गोंद की विस्कोसिटी हाई होती है, इसलिए गोंद में चीनी जल्दी डिजॉल्व नहीं होगी या फिर नमक भी जल्दी डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हायर टेम्परेचर, अगर आपके सॉल्वेंट का टेम्परेचर हाई है और उसका विस्कोसिटी क्या है, लो है, तो वहां पे सब्सटेंस आपके जो ड्रग होते हैं, जो ड्रग कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी डिजॉल्व होते हैं। इसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक क्या है सैचुरेटेड सॉल्वेंटी और एक आप क्या है C इक्वल टू, देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या होता है, C माइनस C अपॉन S माइनस C, जहां CS है वो क्या है सैचुरेटेड सॉल्वेंटी और C क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन का सॉल्यूशन। मतलब ये कह रहा है कि हाँ, एक स्टेज होता है जहां पे सैचुरेटेड कंसंट्रेशन आते हैं, मतलब कि सैचुरेटेड, जैसे कि आपने एक गिलास चीनी लिया, एक गिलास पानी लिया, आधा गिलास पानी लिया और ढेर सारी चीनी ले लिया, उस पानी में 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, 3 चम्मच चीनी डालेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब 1 गिलास पूरा भर की चीनी उसमें डालेंगे तो वहां पे डिजोल्यूशन लो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि गिलास भरा है, उसको प्रॉपर तरीके सॉल्वेंट नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए वो सैचुरेटेड कंसंट्रेशन है। सैचुरेटेड सॉल्वेंटी एक लिमिटेड होती है, क्या होती है, लिमिटेड सॉल्वेंटी होती है, ये भी अफेक्टेड कर देती है आपके डिजोल्यूशन प्रोसेस को। ठीक है, ग्रेटर डिफरेंस फास्टर डिजोल्यूशन, अगर इसमें लिमिटेड सॉल्वेंटी में डिफरेंस होगा, ग्रेटर डिफरेंस होगा तो वहां से फास्टर आपको डिजोल्यूशन देखने को मिलेगी। फिर थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर, किसका थिकनेस है, डिफ्यूजन लेयर, मतलब ये दवा जो लेयर है, मतलब ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या फिर लेयर है, ये दवा क्या कर रही है, डिजॉल्व होने के बाद, ये हमारे वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या कर रही है, इस मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रही है, क्या कर रही है, इस मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रही है। अब देखो क्या होता है कि अगर इस मेम्ब्रेन का थिकनेस ज्यादा है और इसी मेम्ब्रेन का थिकनेस कम है तो यहाँ से कंपोनेंट्स हमारे बहुत जल्दी पास आउट होंगे, बहुत जल्दी डिजॉल्व होंगे। और यहाँ पे अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पे डिजोल्यूशन आपका लो हो जाता है या फिर एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है। बात समझ में आई? तो आई होप आपको 1 3 4 समझ में आया होगा। बाकी अभी और फैक्टर अफेक्टिंग है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।